पे किया गया है। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे, हमें। ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी ही दूध की धुली है। नमस्कार मित्रों, दोस्तों बहुत ही जल्दी देश में बीजेपी की सरकार गिरने वाली है। देखिए आप हैरान मत हो जाइए, आप मुझे अगले 10 मिनट दे दो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों और कैसे कुछ ही टाइम में भारत में सरकार गिरने वाली है। देखिए बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं और यहाँ पर सरकार बनाने के लिए चाहिए 122 सीट्स और एनडीए के पास कितनी है 125। मीन्स पूरा सरकार का खेल सिर्फ 4 सीट्स पर अटका हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, राहुल गांधी ने पहले वोट चोरी के स्कैम को सामने लाया और फिर बिहार की तरफ चले रोड शो करने के लिए और यहाँ पर इन्हें बहुत ही अच्छा वेलकम मिला। दैट मीन्स एक बात तो तय है कि बिहार में बीजेपी के हालात सही नहीं है। अब देखिए पूरा गेम 4 सीट्स पर अटका हुआ है। अगर यहाँ पर वोटिंग में थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो यहाँ पर नीतीश कुमार के लिए सरकार बनाना बहुत ही मुश्किल है और अगर नीतीश कुमार को बिहार में अपनी सरकार बनानी है तो उन्हें इंडिया ब्लॉक का सपोर्ट चाहिए, लेकिन इसके बदले नीतीश कुमार के 12 एमपीज हैं एनडीए अलायंस में। तो अगर नीतीश बाबू को अपनी सरकार बनानी है तो एनडीए ब्लॉक से अपने 12 एमपीज वापस निकालने होंगे। अब देखिए एनडीए लेड बीजेपी की जो सरकार है उनके पास इस टाइम है 293 सीट्स, जिसमें से 12 सीट्स हैं नीतीश बाबू की और अगर नीतीश बाबू ने अपनी 12 सीट्स वापस ले लिए तो बीजेपी के पास बचते हैं सिर्फ 281 सीट्स और सरकार बनाने के लिए उन्हें चाहिए 272 सीट्स, जिसका मतलब है कि फिर बीजेपी की सरकार सिर्फ और सिर्फ 10 सीट्स पर टिकी रहेगी और वो सीट्स भी बीजेपी की अपनी नहीं है, ऑन इट्स ओन नहीं है, बल्कि वो सीट्स भी चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे की हैं। फिर अगर राहुल गांधी चंद्रबाबू नायडू या एकनाथ शिंदे इन दो में से किसी को भी अगर अपनी तरफ लाएंगे तो सेंटर में बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। अब अगर आपको ये सारी चीजें हाइपोथेटिकल लगती हैं कि इस तरह से कोई पार्टी नहीं मारता तो यहाँ पर खुद मोदी जी का ये वीडियो देखे। नीतीश बाबू आपका अहंकार आपको खा जाएगा। आपका तो जो होगा होगा, लेकिन आपके अहंकार ने बिहार को तबाह करके रख दिया है, बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। इसकी हमें पीड़ा है। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जब मैंने खुद ये न्यूज देखी और इसको एनालाइज किया तो आपकी तरह मेरे दिमाग में भी एक ही क्वेश्चन आया कि एक जमाना ऐसा भी हुआ करता था जब अपोजिशन की सभी पार्टीज मिलकर बीजेपी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने वाली थी। दैट मींस अगर वो उस मोशन को लाने में सक्सेसफुल हो जाते तो बीजेपी की सरकार गिर जाती, लेकिन उस सब का रिजल्ट क्या निकला, बीजेपी के पास अकेले उन सभी पार्टीज से ज्यादा सीट्स थी। मींस मोदी जी अकेला ही उन सब पर भारी पड़ा। विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। हाँ, सीक्रेट वरदान मिला हुआ है और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भलाई ही होगा। एक उदाहरण तो आप देखिए, मौजूद है। 20 साल हो गए, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन भलाई होता गया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आज मोदी जी की सरकार नॉन बीजेपी एमपीज के सहारे चलती हैं और अगर इनमें से किसी ने भी अपना सपोर्ट वापस खींचा तो बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। और दूसरी तरफ कल तक के पप्पू राहुल गांधी आज पार्लियामेंट में बिजली की तरह कड़क रहे हैं। पॉलिटिक्स तो छोड़ो, आम लोगों के विचार भी इस तरह से बदल गए हैं जैसे रोबोट मूवी में रोबोट का हेयर स्टाइल। क्या क्या गलतियां की हैं बीजेपी ने जिसकी वजह से आज उनके हालात इतने टाइट हो गए, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। भारत के संविधान के अनुसार बोलने का मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को है, तो हम भी भारतीय व्यक्ति हैं और हमको भी अधिकार है भारत में बोलने का। हम अपनी बात अगर बोलते हो, किसी को दिक्कत है तो वो ईयरफोन लगा करके घर पर टीवी बंद करके रखे, पानी ज्यादा पिए वरना हार्ट फेल हो जाए। देखिए यह है इंडिया का मैप। हम रीजन वाइज देखते हैं कि कहां कहां पर बीजेपी ने क्या क्या गलतियां की। सबसे पहले टॉप पर जेएंडके की बात करते हैं। 5 अगस्त 2019 क्या हो गया आप सबको पता ही है। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? एकदम मास्टर स्ट्रोक है भाई, मास्टर स्ट्रोक, बधाई हो इसके लिए। पहले आर्टिकल 370 और 35A को हटाया, उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग किया गया और जम्मू कश्मीर को बनाया गया यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी का मतलब पूरा कंट्रोल सेंटर के पास आ गया। आसान भाषा में अगर समझा जाए तो अमित शाह जी बन गए अनऑफिशियल किंग ऑफ कश्मीर। अब कश्मीर में कुछ भी सही होगा या गलत, उस सब का क्रेडिट जाएगा होम मिनिस्टर अमित शाह जी को।
लेकिन पहलगाम अटैक में जो हुआ, इस इंसिडेंट का थोड़ा सा भी जरा सा भी दोष आप J&K की स्टेट गवर्नमेंट को नहीं डाल सकते, क्योंकि उनके पास J&K का कोई भी पावर नहीं है। लिटरली दे हैव जीरो पावर। इनफैक्ट हमारे होम मिनिस्टर जी जब कश्मीर विजिट पर जाते हैं तो वहां के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के साथ हाथ भी नहीं मिलाते, बल्कि अमित शाह जी और J&K के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आगे आगे चलते हैं और उमर अब्दुल्ला दूर से ही इन दोनों का तमाशा देखता है, जैसे पंचायत का बन रहा कस। तो ये है J&K का पहला फेलियर। अब आइए लद्दाख की तरफ। लद्दाख में बीजेपी ने अपने मित्रों के जरिए जो भी करवाया, आई विल नॉट कमेंट अबाउट दैट, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा जाएगा, अब खुद गूगल कर लीजिएगा। बस इतना कहता हूँ कि हालात इतने खराब किए कि लद्दाख के मोस्ट रेस्पेक्टेड पर्सन सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, लेकिन फिर जब समझ आया कि बीजेपी टस से मस नहीं हो रही तो फिर खाना खा के अपनी हालत कंडीशन को ठीक किया, क्योंकि वैसे भी उसके मरने से कुछ होना नहीं था। अब ये सोनम वांगचुक कौन है? इतना समझो कि 3 इडियट मूवी में रणछोड़ दास छांचड़ का जो कैरेक्टर है, वो क्रिएटिव आइडिया वाला कैरेक्टर सोनम वांगचुक जी से ही इंस्पायर हुआ था। अब J&K से जरा नीचे आइए तो मिलता है पंजाब। पंजाब में गवर्नमेंट ने फार्म बिल लाए, जिसकी वजह से पंजाब में लिटरली हड़कंप मचा। पहले पंजाब में और फिर पूरे नॉर्थ वेस्ट में, उन सबको बस एक ही लेबल लगा के चुप किया गया, These all are खालिस्तानीज। ये सब खालिस्तानी हैं। और उसका रिजल्ट क्या निकला? खालिस्तानी अमृतपाल सिंह पंजाब के इलेक्शन 2 लाख वोट से जीतते हैं और बन जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। किसानों ने बस अपने हक में प्रोटेस्ट किए थे कि ये जो फार्म बिल है हमें नहीं चाहिए, इसको वापस ले लो। लेकिन जब गवर्नमेंट ने उन्हें सीधा सीधा खालिस्तानी का टैग लगाया तो उन्होंने भी यही सोचा होगा कि चलो अब खालिस्तानी वैसे भी टैग तो लग ही गया, अब चलो अमृतपाल को ही जताते हैं। क्रिस्टोफर नोलन की डार्क नाइट मूवी का बड़ा ही लेजेंडरी डायलॉग है, दैट विलन्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड बाय सोसाइटी। अब आते हैं हार्ट ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली में। 1-1.5 साल पहले दिल्ली में केजरीवाल सरकार को दबा के क्रिटिसाइज किया जाता था कि दिल्ली के हालात खराब किए इसने। एयर पोल्यूशन दिल्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इनफैक्ट एयर पोल्यूशन यहाँ तक बढ़ गई थी कि कुछ लोगों ने राय दी थी कि इंडिया की कैपिटल को दिल्ली से शिफ्ट करके किसी और स्टेट में रखा जाए। लेकिन फिर आती है दिल्ली में बीजेपी की सरकार और प्रॉमिस करती हैं कि 2030 तक 50% पोल्यूशन खत्म होगी। और उसके लिए क्या किया? दिल्ली में जो भी पुरानी गाड़ियां हैं उन सबको बैन किया। अब देखिए दिल्ली में 62 लाख एक्सपायर्ड व्हीकल्स थे जो कि सो कॉल्ड एक्सपायर हो चुके थे, और उनमें से 41 लाख 2 व्हीलर हैं और सिर्फ 20 लाख हैं 4 व्हीलर। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं भी इस चीज को समझता हूँ कि अगर 40 लाख 2 व्हीलर हैं और सिर्फ 20 लाख ही 4 व्हीलर हैं, दैट मीन्स लोग गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते बल्कि 2 व्हीलर ही चलाते हैं। लेकिन अब जिनके पास थी भी, गवर्नमेंट ने उनको भी बैन किया। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। और इस सब का लॉजिक क्या था कि पुरानी गाड़ियों से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। हालांकि यूरोप और यूएसए जैसी डेवलप्ड कंट्रीज में, जहां पर इंडिया से भी साफ इकोसिस्टम है, वहां पर भी लोग क्लासिक गाड़ी चलाते हैं अगर वो वेल मेंटेन्ड हो। लेकिन इंडिया में इन्हें बैन किया गया। हालांकि रिपोर्ट्स कहती हैं कि एक वेल मेंटेन्ड ओल्ड कार से ज्यादा पोल्यूशन एक नई लग्जूरियस कार करती है। लेकिन इसके बाद भी इन्हीं गरीबों को पकड़ा गया कि अगर कोई भी पुरानी गाड़ी मिल गई तो उसे पेट्रोल स्टेशन पे पेट्रोल नहीं मिलेगा। 1 सेकंड, पेट्रोल बोल के मुझे एक और बात याद आ गई कि इंडिया ने E20 पॉलिसी को अडॉप्ट किया। अभी E20 पॉलिसी क्या है? देखिए, हमें जो फ्यूल मिलता है वो बिल्कुल प्योर पेट्रोल नहीं होता, बल्कि उसमें कुछ मिलावट भी होती है। अब इसी मिलावट का जो सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट है वो है इथेनॉल। अब अगर 100 लीटर फ्यूल में 90 लीटर पेट्रोल और 10 लीटर इथेनॉल होगा तो उसे बोलेंगे E10, और अगर 80 लीटर पेट्रोल और 20 लीटर इथेनॉल होगा तो उसे बोलेंगे E20। तो इसी E20 की पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया। मींस आज के बाद किसी भी पेट्रोल पंप पर आपको प्योर पेट्रोल नहीं मिलेगा, बल्कि उसमें 20% एडेड इथेनॉल होगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि इथेनॉल के ऊपर गाड़ी नहीं चल सकती, चलती है, लेकिन इथेनॉल के साथ प्रॉब्लम यह है कि गाड़ी में बहुत ज्यादा वियर एंड टियर होता है। मींस गाड़ी का लाइफ स्पैन घट जाता है, बहुत जल्दी पुरानी हो जाती है। अब पुरानी गाड़ी चलाने नहीं देंगे और नई गाड़ी को जानबूझ के पुरानी बनाते हैं। अब अगर इथेनॉल से इतनी ही प्रॉब्लम है तो फिर इसे लाया क्यों गया? अब देखिए, इसका भी एक सटीक रीजन है। रीजन ये है कि इथेनॉल इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है। इथेनॉल बनता है राइस और शुगर केन के एक्सट्रैक्ट से। मींस राइस और शुगर केन क्रॉप में जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसी से इथेनॉल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब इसका प्राइस तो पेट्रोल के बराबर ही होता है, लेकिन इंडिया का ही प्रोडक्ट है और इंडिया में ही बिकेगा, जिससे डेफिनेटली अपने ही देश का फायदा होने वाला था। लेकिन यहाँ पर भी एक खेल है। खेल यह है कि अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उनके 2 बेटे हैं और दोनों बेटों की इथेनॉल की कंपनीज हैं। मींस पेट्रोल की वजह से इंडिया का पैसा रशिया और गल्फ कंट्रीज में जाता था। अब देश का पैसा देश में ही रहेगा, लेकिन किसके पास? नितिन गडकरी के बच्चों के पास। इस टाइम उन कंपनीज का एनुअल प्रॉफिट है 17.5 करोड़, जो कि अगले साल मींस 2026 तक 511 करोड़ तक पहुंच जाएगा। वापस आते हैं दिल्ली की तरफ, तो हालात पहले से ज्यादा बदतर हैं। लोग पोल्यूशन की वजह से मर रहे हैं। 1 सेकंड, मरने से मुझे एक और चीज याद आ गई। मणिपुर में 2023 से सिविल वार में लोग मर रहे हैं। 250 लोग इस सिविल वार में मर चुके हैं
और यहाँ पर गवर्नमेंट थी बीजेपी की। 2 साल बाद बीजेपी का सीएम मणिपुर में रिजाइन करता है और मणिपुर में लगता है प्रेसिडेंट रोल। लेकिन 2 साल से तो आप ही की गवर्नमेंट थी, तब तक रिजाइन क्यों नहीं किया, तब तक प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लगाया, जब तक ये 250 लोग मारे गए? क्योंकि आपके पास पावर था। आर्टिकल 356 आपको पावर देता था कि आप वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं और अपोजिशन की सभी पार्टीज आपके साथ थी अगर आप वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा लेते। और ये काम था हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी का, तो ये उनका एक और फेलियर गिन लीजिए। नाउ जस्ट इमेजिन, आपको लगता है कि फिर से कभी मणिपुर में बीजेपी की गवर्नमेंट आ सकती है? एब्सोल्युटली नॉट। अब मणिपुर में न सिर्फ इस टाइम पर गवर्नमेंट गिरी है, बल्कि इन फ्यूचर भी बीजेपी को J&K, दिल्ली, पंजाब और मणिपुर की एक्सपेक्टेशन हमेशा के लिए छोड़नी होगी। अब बहुत हो गई नेगेटिव बातें, वीडियो को एक पॉजिटिव नोट से कंक्लूड करता हूँ। वो पॉजिटिव बात यह है कि देश में जो GST लग रहा था, अब गवर्नमेंट ने उसे कम करके बहुत ही लो लेवल पे लाया। पहले अपने को देना पड़ता था 5%, 12%, 18% और 28% टैक्स स्लैब। अब उसको घटा के 5% और 18% पर लाया गया। मींस पहले अगर आप चीज कोई खरीदते थे, आपको यहाँ तो 5%, 12, 18 या 28% टैक्स देना पड़ता था। अब यहाँ तो आपको 5% देना होगा या 18%। अब इसमें भी कुछ चीजों को टैक्स से एग्जेम्प्ट किया गया, मींस बिल्कुल 0% टैक्स। अब इसका आपको कितना फायदा मिलेगा, आप खुद ही देख लीजिए। वैसे ये सीन पंचायत मूवी का है। चलो भाई कट लो, मैं पंचायत मूवी देखता हूँ, पॉपकॉर्न खरीदने जा रहा हूँ। पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट में सब 5%, बट व्हेन इट हैज एडेड कैरामलाइज्ड शुगर इट इज नो लॉन्गर नमकीन। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। अब क्या करूं, पॉपकॉर्न भी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं क्योंकि बेरोजगार हूं। अब जब बेरोजगारी का सवाल सरकार से पूछा, जैसे आपने कहा कि हर मुद्दा है तो बेरोजगारी भी वैसे ही एक मुद्दा है। मैं हरियाणा से आता हूँ, पिछले 7-8 साल से आपकी सरकार है वहाँ बेरोजगारी चरम पे है। पूरे देश में सब बेरोजगारी में हरियाणा सबसे ऊपर है। तो आप ये बताइए कि वहाँ बेरोजगारी कैसे कम? जवाब दीजिए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ रोजगार के विषय में। कश्मीरी पंडितों का क्या गुनाह? पहली बात पर वापस आए तो बीजेपी की सरकार गिरे या ना गिरे, लेकिन ये बात क्लियर है कि 2029 के इलेक्शन में बीजेपी की फील्डिंग सेट है। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। दुनिया? हाँ।